नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा मॉडल की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रही है और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काट है, या विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद सभा। आज हम बातचीत करें कि नरेंद्र मोदी और हिटलर का जो प्रचार मंत्री था, या जिसके विचारों से हिटलर का पूरा प्रचार चलता था, उस हिटलर के प्रचार मंत्री जिसका नाम गोयबल्स था, उस गोयबल्स के विचारों के साथ में नरेंद्र मोदी के विचारों का क्या साम्य है। सुनने में बात अटपटी लगती है, लेकिन बात सच है कि इन दोनों के विचार बड़े मिलते जुलते हैं। अब हम नहीं जानते कि नरेंद्र मोदी ने कितना गोयबल्स को पढ़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के जो आचरण है और नरेंद्र मोदी की जो वक्तृता शैली है, नरेंद्र मोदी की जो भाषा है और नरेंद्र मोदी का जो विभिन्न मसलों को लेकर जो आइडिया है, विचार है, उनको देखकर लगता है कि नरेंद्र मोदी के विचार गुरु जो है वो गोयबल्स थे। ये गलतफहमी है कि उनके विचार गुरु मोहन भागवत हैं। संयोग की बात है कि यहां वे आरएसएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में नरेंद्र मोदी के विचार गुरु जो हिटलर के प्रचार मंत्री थे, गोयबल्स, वो हैं। गोयबल्स जिस तरह से बोलता था और जिस तरह से कहता था और जिस तरह का प्रोपेगेंडा करता था, ठीक वही प्रोपेगेंडा टेक्निक नरेंद्र मोदी ने अख्तियार की है। गोयबल्स जो है वो आर्किटेक्ट था हिटलर का। उसने हिटलर को हिटलर बनाया, हिटलर को विचार दिए। गोयबल्स कोई साधारण आदमी नहीं था। पहली चीज जो नरेंद्र मोदी ने हिटलर से या गोयबल्स से सीखी, गोयबल्स से जो उन्होंने पहली चीज सीखी वो ये कि हायरार्की मानो और हिटलर के प्रति वफादार बनो, और यहां हायरार्की मानो और मोदी के प्रति वफादार बनो। पूरा का पूरा ब्लू प्रिंट शासन का ये गोयबल्स से लिया हुआ है। और हिटलर ने यह किया था कि उसने यहूदियों को अपना शत्रु बनाया था। अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उसने यहूदी विरोधी कैंपेन किया था। नरेंद्र मोदी ने अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए यहां पर विपक्ष को अपना असल शत्रु बनाया है और मुसलमानों को खास तौर पर शत्रु बनाया है। तीसरी चीज जिसके साथ में कि नरेंद्र मोदी और गोयबल्स के विचार बहुत करीब मिलते हैं, वो ये कि गोयबल्स खुद भी बहुत अच्छा बोलता था। तो नरेंद्र मोदी ने भी कोशिश की है कि आकर्षण भाषण दो और भाषण के केंद्र में घृणा को रखो। गोयबल्स का कोई भी भाषण नफरत के बिना नहीं होता था और नरेंद्र मोदी का भी कोई भी भाषण नफरत के बिना नहीं होता। नरेंद्र मोदी अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम पर वोट मांग सकते हैं, लेकिन वो अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम की बात नहीं करते। वो हमेशा विपक्ष के प्रति नफरत
और अपने 2-3 भाषणों में वो मुसलमानों के प्रति नफरत भी अपनी जाहिर कर चुके हैं। तो भाषण का कोई भी जो है विषय हो, उसमें घृणा रहेगी। बिना घृणा के नरेंद्र मोदी का भाषण हो नहीं सकता। और ये जो चीज है, ये और घृणा किसके प्रति? विपक्ष के प्रति। नाम क्या है? मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं, मैं वंशवाद से लड़ना चाहता हूं, मैं परिवारवाद से लड़ना चाहता हूं, और मेरी नफरत है इनसे। क्यों? क्योंकि ये विपक्ष में है। ये तरीका है। लेकिन एसेंशियल चीज इसमें क्या है? एसेंशियल चीज इसमें यह है नफरत। नरेंद्र मोदी को परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इनमें से किसी से लड़ना नहीं है। इसके बहाने कैसे विपक्ष के प्रति, कांग्रेस के प्रति आम लोगों में नफरत पैदा की जाए, यह उसका मुख्य लक्ष्य है। एक अन्य चीज जो कि नरेंद्र मोदी ने बहुत ही इंटेलिजेंटली विकसित की है, और ये भी पैटर्न उन्होंने गोयबल से सीखा है, वो ये कि विपक्ष को खत्म करने के लिए सत्ता के तंत्र का इस्तेमाल करो, और सत्ता के तंत्र को माफिया तंत्र बनाओ। ऐसे छोटे छोटे समूह तैयार करो जो कभी भी इशारे पर जाएं और वो सफाया कर दें। इशारा दें और अपराधी गिरोह जो है वो एक्टिव हो जाए। अपराधी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संरक्षण दो। नरेंद्र मोदी पहला ऐसा प्रधानमंत्री भारत की हिस्ट्री में जिसने कि खुलकर बलात्कारियों का अपने मंच से समर्थन किया, उनके लिए वोट मांगे। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने मंच से खड़े होकर अपराधियों के लिए, जो एकदम नोटोरियस किलर हैं, उनके लिए वोट मांगे। और ये जो चीज है, ये चीज कहां से मिली है? गोयबल से। एक अन्य चीज है जो कि गोयबल से उन्होंने ली है, वो ये कि नरेंद्र मोदी का अपना अहंकार बहुत ऊपर है। अपने अहंकार के सामने वो किसी को नहीं समझते, और अपने अहंकार को सबसे ऊपर रखते हैं, और दूसरों का उपहास उड़ाते हैं। अपने को वो एकदम 30 मार्का समझते हैं, और ये अपने अहंकार को सबसे ऊपर रखो और दूसरों का उपहास करो, ये गोयबल्स का मंत्र था। और इसके आधार पर गोयबल्स विपक्ष पर हमले करता था। नरेंद्र मोदी के जब उत्तर प्रदेश में भाषण हो रहे हैं, इसके पहले बिहार में भाषण हुए, इन तमाम भाषणों के केंद्र में अहंकार, जिसे कहें कि कूट कूट के भरा हुआ उन भाषणों में, और विपक्ष का वो उपहास करते रहते हैं। दो लड़के मिले, हमेशा मिल जाते हैं। जीत घिसती है बोलने में कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मिले। दो लड़के मिले। तो ये जो उपहास करने की आदत है, शहजादा, ये जो शैली है, ये शैली अपने अहंकार को सबसे ऊपर रखने की शैली है, और दूसरे को छोटा करने की, हे मानने की शैली है। गोयबल्स की एक और आदत थी जिसका कि नरेंद्र मोदी ने बड़े जम के अपने आचरण में इस्तेमाल किया, और वो कायदे से दर्ज की जानी चाहिए। वो ये कि गोयबल्स को हर चीज को मैनिपुलेट करने की आदत थी, यहां तक कि अदालती फैसलों को भी मैनिपुलेट करता था और न्यायपालिका में हस्तक्षेप करता था। नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे 10 साल के आचरण में इस चीज को एग्जैक्टली इंप्लीमेंट किया है।
नरेंद्र मोदी के, जैसा कि मैंने पिछले एक एपिसोड में कहा था कि जो इंटरव्यू हुए हैं, जो उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं, नरेंद्र मोदी मीडिया से ऊपर हैं। नरेंद्र मोदी राष्ट्र से भी ऊपर हैं, राष्ट्र नीचे है। नरेंद्र मोदी जनता से भी ऊपर है, जनता नीचे है। राष्ट्र से, जनता से, मीडिया से, सबसे अपने को ऊपर रखो, यह जो दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण भी नरेंद्र मोदी ने गोयबल्स से लिया। एक और चीज है जो कि गोयबल्स से उन्होंने ली और जिसका कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से पालन किया है। हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है कि नरेंद्र मोदी की फिल्में बने, नरेंद्र मोदी अपने नए नए विषयों पर फिल्में बनवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आपत्ति इस बात पर है कि नरेंद्र मोदी किसी एक डायरेक्टर को या कुछ डायरेक्टरों को ही क्यों प्रमोट करेंगे, और उन डायरेक्टरों को क्यों प्रमोट करेंगे, उनका प्रचार क्यों करेंगे जो हेट फिल्म बनाते हैं। जो हिंदुत्व के एजेंडे वाली फिल्म बनाते हैं, उनका प्रचार क्यों करेंगे। अपने पसंदीदा अभिनेता निर्देशकों की फिल्मों की प्रशंसा करना, उन्हें प्रमोट करना, और खासतौर पर उन डायरेक्टरों की फिल्मों की प्रशंसा करना जिन्होंने हेट फिल्में बनाई हैं। ये गोयबल्स की शैली है। गोयबल्स ने यही किया था कि जर्मनी में उसके अपने पसंदीदा डायरेक्टर और अभिनेता हुआ करते थे। गोयबल्स ने जिन लोगों को चुना था उनको वो कम से कम जानता था। नरेंद्र मोदी भी जिन फिल्म डायरेक्टरों को चुना है उन्हें वो कितना जानते हैं, इसमें संदेह है। नरेंद्र मोदी की दिलचस्पी है कि प्रोपेगेंडा फिल्म बनाओ, ऐसी फिल्म बनाओ जो कि घृणा के बिंदु को केंद्र में रखे। तो प्रोपेगेंडा फिल्में बनाना संयोग से नरेंद्र मोदी के द्वारा जो प्रमोट किए गए डायरेक्टर, उनकी अधिकांश फिल्में फ्लॉप गई हैं। गोयबल्स के भी जो प्रमोटेड डायरेक्टर थे उनकी फिल्में फ्लॉप गई। हाँ, एक फर्क है, गोयबल्स बहुत ऑनेस्ट आदमी था, नरेंद्र मोदी ऑनेस्ट नहीं है। और जब मैं कह रहा हूं ऑनेस्ट नहीं है तो इस सेंस में कह रहा हूं कि गोयबल्स की रोज डायरी लिखने की आदत थी। गोयबल्स की एक एक गतिविधि आपको डायरी में लिखी मिलेगी। किस दिन गोयबल्स ने क्या किया, क्या क्या निर्णय लिए, क्या क्या लिखा, क्या फैसले लिए, कैसे फैसले लिए, कौन कौन लोग शामिल थे उसमें। लेकिन नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ कि नरेंद्र मोदी ने कैसे फैसले लिए, किसके साथ फैसले लिए, ऐसी कोई आपको लिखित में डायरी नहीं मिलेगी। तो नरेंद्र मोदी की तुलना में गोयबल्स ज्यादा पारदर्शी था, नरेंद्र मोदी पारदर्शी नहीं है। गोयबल्स से जो लोग रोज मिलते थे उनके बारे में गोयबल्स ने अपनी डायरी में लिखा है। नरेंद्र मोदी किनसे रोज मिलते हैं और बात करते हैं, इनका वो डायरी में जिक्र होने का तो प्रश्न ही नहीं कि वो डायरी लिखते ही नहीं। यहां तक कि गोयबल्स जब बंकरों में था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चला था, वो बंकरों में, युद्ध के स्थल पर बंकरों में रहता था, तो बंकरों में भी वो डायरी मेंटेन करता था और लिखता था। उसकी 1924 से लेकर 1945 तक की लिखी डायरी मिली है जो कि करीब 16,000 पन्ने की है। इनमें 4,000 पन्ने हस्तलिखे थे और बाकी टाइप किए हुए हैं। और ये सब बाकायदा बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से नरेंद्र मोदी से पूछा ही जाना चाहिए कि पिछले 25 साल से, 15 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रधानमंत्री, 25 साल का लिखित जो पर्सनल ब्यौरा है उसे खाली पब्लिश कर दो। हम जाने तो सही नरेंद्र मोदी कितनी बार अदानी से और अंबानी से मिले, कितनी बार उनको फोन किए,
हम जाने तो सही कि नरेंद्र मोदी किन किन चंटू मंटुओं से मिलते रहे रोज, पता तो चले। गोयबेंस इस मामले में ईमानदार था और पारदर्शी था। वो जिनसे मिलता था उनके नाम दर्ज है उसकी डायरी में। हाँ, एक चीज है जो कि नरेंद्र मोदी की गोयबेंस से मिलती है। गोयबेंस अपने जब भाषण देता था तो वो अपने भाषण सुनता था और अपने भाषणों की अखबारों में हेडलाइन देखना पसंद करता था। वो नरेंद्र मोदी अपने भाषणों की हेडलाइन देखना पसंद करते, भाषण सुनना पसंद नहीं करते। नरेंद्र मोदी अपने दिए हुए भाषण सुन ही सुनते। जो नरेंद्र मोदी के करीब लोग रहते हैं, जो उनसे मुझे ये जानकारी मिली कि नरेंद्र मोदी अपना भाषण देने का तो उसे कभी सुनते नहीं है, लेकिन हाँ अखबार में क्या छपा है उसकी हेडलाइन जरूर देखते हैं। और अखबार वाले ने जिसने उनकी हेडलाइन ठीक नहीं दी है उसकी फिर हेडलाइन को ठीक कर देते हैं। हाँ, एक चीज उन्होंने अपनी गोयबेंस से सीखी और वो अपने आचरण में ढाली कि नरेंद्र मोदी राष्ट्र से ऊपर है। गोयबेंस भी अपने को राष्ट्र से ऊपर मानता था, व्यक्तियों से ऊपर मानता था। और सबसे अच्छी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी ने बड़ी ईमानदारी से इस बात को रखा कि बार बार कैंपेन किया ना, राष्ट्र पहले व्यक्ति पीछे, राष्ट्र पहले व्यक्ति पीछे। ये राष्ट्र पहले व्यक्ति पीछे, ये जो लाइन है, ये लाइन बेस लाइन है हिटलर की, जो गोयबेंस ने दी थी। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि राष्ट्र नहीं, व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति और व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स सबसे महत्वपूर्ण है। दर्जनों जमानतें देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसे रेखांकित किया है। ईडी, सीबीआई ये बार बार कोर्ट में यही दुहाई देते रहे कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, व्यक्ति नीचे है। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में बार बार ये चीज दोहरा रहे हैं कि व्यक्ति से ऊपर राष्ट्र है। और इसे मानो, व्यक्ति के अधिकार कुछ नहीं होते, राष्ट्र के अधिकार सर्वोपरि अधिकार। नरेंद्र मोदी ने जो प्रोपेगेंडा किया है उसमें राष्ट्र को उन्होंने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और बायोलॉजिकल रूप में पेश किया और उसको व्यक्ति की तरह वो देखते हैं। और राष्ट्र कौन है? स्वयं व्यक्ति के तौर पर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अपने को राष्ट्र से नीचे नहीं समझते, वो भारत का मतलब है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या किया है? नरेंद्र मोदी के पूरे कैंपेन में क्या हुआ है? उन्होंने हिंदू को राष्ट्र से जोड़ा है। यह हिंदू एक बायोलॉजिकल कैटेगरी है, एक रिलीजियस कैटेगरी है। और बायोलॉजिकल रिलीजियस कैटेगरी को राष्ट्र के साथ जोड़ के हिंदू राष्ट्रवाद की वकालत की गई। और ये कहा है, अभी कुछ दिन पहले ही कहा है जेपी नड्डा ने, कि हिंदू धर्म भारत का फंडामेंटल धर्म है। तो नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में राम 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 का जो जिक्र कर रहे हैं, राम मंदिर का जो जिक्र, उन्हें सीता मंदिर की याद नहीं आती, उन्हें नरसिंह जी के मंदिर की याद नहीं आती, उन्हें विष्णु के मंदिर की याद नहीं आती, उन्हें किसी का मंदिर याद नहीं आता, उन्हें सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर याद आता है। क्यों याद आता है? कि वे एक ऐसी पहचान के रूप में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि बहुसंख्यकवाद के लिए वोट मोबिलाइजेशन में मदद करे। नरेंद्र मोदी का तो हीरो एक ही है, वो है राम। राम के अलावा कोई हीरो नहीं है। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं गंगा उनकी माता है और गंगा उनकी हीरो है। गंगा उनकी माता और गंगा उनकी हीरो नहीं है। अगर गंगा उनकी माता और हीरो होती तो नरेंद्र मोदी राम राम नहीं करते। तो भगवान में राम को मानो और राजनीति में मोदी को मानो।
अब की पार 400 के पार। और एक कैंपेन बार बार हो रहा है कि विपक्ष ने देश को भ्रष्ट किया, मुसलमानों ने देश को लूटा और विपक्ष ने देश को भ्रष्ट किया और लूटा। ये जो हिंदुस्तान में जो गरीबी दिखाई दे रही है, हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी दिखाई दे रही है, ये विपक्ष की लूट की वजह से है। ये है नरेंद्र मोदी का पेटेंट नैरेटिव, जो हर भाषण में बार बार आ रहा है, हर इंटरव्यू में बार बार आ रहा है। तो देश के लिए खतरा कहां से है? नरेंद्र मोदी के हिसाब से जो उन्होंने गवर्नेंस का पैटर्न चुना है, उसके हिसाब से विपक्ष से खतरा है देश को, नरेंद्र मोदी से खतरा नहीं है। सरकार चलाए नरेंद्र मोदी, जूता मुझे नरेंद्र मोदी का, लेकिन खतरा है विपक्ष से। विपक्ष के पास में अपने खर्च करने के लिए पैसे नहीं, जनता में कैंपेन करने के लिए पैसे नहीं, अपने दफ्तर चलाने के लिए पैसे नहीं, बैंक के खाते सील कर दिए गए। 10 साल से शासन नरेंद्र मोदी का, लेकिन बार बार खतरा किससे? विपक्ष से। वाह! अरे आप दावा कर रहे हैं कि विपक्ष की सीटें पिछली बार से भी कम आएंगी, तो खतरा क्यों है? फिर खतरा क्यों है विपक्ष से? तो विपक्ष के प्रति नफरत, विपक्ष के प्रति खतरे का भाव और राम के प्रति आस्था, और राम के प्रति आस्था मतलब मोदी के प्रति आस्था व्यक्त करो। अगर देश को तरक्की करनी है तो विपक्ष से बचो, मोदी का दामन पकड़ो। मोदी है तो देश सुरक्षित है, और विपक्ष है तो देश असुरक्षित है। और जो विपक्ष से प्यार करते हैं वो देश से प्यार नहीं करते। देश से वही प्यार कर सकते हैं जो कि मोदी से प्यार करते हैं। ये जो पैटर्न है तर्क का, इस पैटर्न ने विपक्ष के प्रति नफरत, नरम दिल, इनकी मुखालफत और ये डिमांड कि विपक्ष को हर हालत में नष्ट करो और विपक्ष के खिलाफ में पस्ती का रुख छोड़ो और विपक्ष को ध्वस्त करो। ये जो लगातार विपक्ष के खिलाफ में हेट और उसका अहर्निश प्रचार जो नरेंद्र मोदी के कैंपेन की धुरी है, उसमें जो फर्स्ट एरिया है वो ये, मैं विपक्ष को नेस्त नाबूद कर दूंगा। इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि वे संसद पहुंच सकें। कह रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं, कांग्रेस के बारे में कई बार कह चुके हैं, कांग्रेस की इस बार सीट पिछली बार से भी कम आने दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कांग्रेस ना आए। गोवेल्स ने एक काम किया था बहुत खतरनाक हिटलर के जरिए, जिसको नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल कैश किया है, आचरण में ढाला है। उसने जनता के अंदर हेट कैंपेन करके यहूदियों के खिलाफ भयानक गरीबी और भूखमरी पैदा की थी। पूरे के पूरे जर्मनी को विश्व युद्ध में झोंक दिया था। नरेंद्र मोदी को इस बात का श्रेय जाता है, वो विश्व युद्ध में तो झोंक नहीं पाए, लेकिन गरीबी और भूखमरी की आग में उन्होंने पूरे देश को झोंक दिया है। और जनता का एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी के मोह से बना हुआ है। हिटलर के नशे में पागल थे जर्मनी के लोग। जब तक पूरा जर्मनी नष्ट नहीं हो गया, हिटलर से मोह नहीं टूटा जनता का। यह खतरा यहां पर भी है। पूरी ब्यूरोक्रेसी हिटलर के नशे में डूबी हुई थी और हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी मोदी के नशे में डूबी हुई है। जनता को मोदी के नशे में डुबो दो, नौकरशाही को मोदी के नशे में डुबो दो,
ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला बेसिकली गोयबल्स का फार्मूला है, जिसको हिटलर ने लागू किया था। मीडिया का, सोशल मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल करो कि लोग मोदी के अलावा और कोई चीज न देखें, न सोचें, न अपने जीवन के वास्तविक यथार्थ को देखें और उसके बारे में सोचें, न किसी रियल प्रॉब्लम पर बात करें, और कहो कि सिर्फ हमें एक ही चीज चाहिए, मोदी चाहिए और कोई चीज नहीं चाहिए। गोयबल्स ने एक ही काम किया था, जिसकी वजह से गोयबल्स को हिटलर का विचार गुरु माना जाता है। उसने जर्मनी की जनता के मन में एक ही चीज बिठा दी थी कि जर्मनी की जनता के लिए कोई विकल्प नहीं है हिटलर के अलावा। नरेंद्र मोदी के लिए ये इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने जनता के मन में ये चीज बिठा दी है कि मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं, और ये सबसे खतरनाक चीज है। ये जो मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये एकदम फेक धारणा है, ये बनाई हुई धारणा है, मीडिया शहर और तमाम मीडिया घरानों के द्वारा बनाई गई धारणा है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो आप उनको देखिए, वो बोलते हुए उग्र और आक्रामक भाषा में बोलते हैं हमेशा, और जब उग्र आक्रामक भाषा में बोलते हैं तो वे नफरत जो है वो उसका मुख्य खाद्य है, विपक्ष के खिलाफ नफरत पैदा करना। ठीक उग्र आक्रामक भाषा में गोयबल्स हमेशा भाषण देता था। नरेंद्र मोदी कभी सौम्य ढंग से भाषण दे ही नहीं सकते, आपको उनका कोई सौम्य भाषण मिलेगा ही नहीं, हमेशा उग्र आक्रामक भाषण मिलेगा जो जनता के बीच में उन्होंने दिया है इलेक्शन के दौरान। नरेंद्र मोदी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, वो बुद्धिजीवियों को नफरत की नजर से देखते हैं और उन्हें गुलाम रूप में पसंद करते हैं। गोयबल्स की भी आदत थी कि उसे बुद्धिजीवी गुलाम के रूप में पसंद थे, और वो किसी को विश्वास नहीं करता। सामाजिक तौर पर एकदम अकेलेपन का वो शिकार था, और नरेंद्र मोदी भी सामाजिक रूप से अकेलेपन के शिकार है। वो जो कहते हैं ना कि मैं तो अकेला आया हूं, अकेला चला जाऊंगा, झोला लेके आया था, झोला लेके जाऊंगा, इसमें क्या है, तो मैं अकेला हूं, मुझे क्या है। और ये जब ये बात कहते हैं तो वे ये मैसेज देते हैं कि वे दूसरों की तुलना में बहुत स्मार्ट हैं और दूसरों से बेहतर हैं। और नरेंद्र मोदी जब विपक्ष के नेताओं का अपमान करते हैं तो वे अपमान करते समय, उनको छोटा कर दिखाते समय, उनको हे दिखाते समय ये कोशिश करते हैं कि वे स्वयं तो ज्ञान के सागर हैं, वे जितना जानते हैं उतना कोई नहीं जानता विपक्ष के बारे में, विपक्ष के नेता। ये बात दूसरी है कि नरेंद्र मोदी को बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है। एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, नरेंद्र मोदी बार बार ये बात कह रहे हैं कि 75 साल में जो नहीं हुआ वो उन्होंने 10 साल में कर दिखाया। अरे यही बात तो हिटलर कहता था कि पिछले सदियों में जो नहीं हुआ वो मैंने कर दिखाया। क्या कर दिया? विध्वंस। हिटलर ने कौन सी चीज दी गिफ्ट में जर्मनी को? विध्वंस। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में कौन सी चीज दी हिंदुस्तान को? विध्वंस। बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, लोग हैं लेकिन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बाजार में दुकानदार है लेकिन दुकानदारों की दुकान पर खरीदार नहीं है, हिंदुस्तान में पूंजीपति है लेकिन पूंजीपति हिंदुस्तान में कारखाने लगाने के लिए पैसे नहीं लगाते।
नरेंद्र मोदी को एक ही से बहुत प्यार है। नरेंद्र मोदी राम जी से बहुत प्यार करते हैं। उनका मानना है कि अगर वो नायक हैं तो वो नायक इसलिए है क्योंकि राम जी हैं। राम जी नहीं रहेंगे तो मोदी भी नहीं रहेंगे। को राजनीति में अगर मोदी को रहना है तो धर्म में राम को केंद्र में रखना ही होगा। कोइंसिडेंट है कि राम और नरेंद्र मोदी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इधर धर्म और इधर राजनीति। और इसके जरिए वे जनता के मन में तानाशाही, धर्म के जरिए, धर्म के भव्य आयोजनों के जरिए जनता के मन में तानाशाही भावबोध को पैदा करते हैं। अधिनायकवादी राजनीति के प्रति, ताकतवर नेता के भावबोध के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं और जनता के ऊपर दबाव बनाते हैं कि वह विपक्ष से नफरत करे, नेता से प्यार करे और लोकतंत्र से नफरत करे, माफियाओं से प्यार करे और लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थानों से नफरत करे। और ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न ने नरेंद्र मोदी को मीडिया में एक विराट पुरुष बना दिया है। मेरी आपसे अपील है कि इस विराट पुरुष की आभा से निकलने की कोशिश कीजिए। समय बहुत खतरनाक है। अगर नरेंद्र मोदी इलेक्शन नहीं हारते तो जनता को सड़कों पर निकल के लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक काम में एक्सपर्ट है, झूठ बोलने में और चुनावों को मैनिपुलेट करने में, चुनावों को धांधली करके जीतने में। इस इलेक्शन में यह पूरी संभावना है कि चुनावों में धांधली हो। चुनाव के परिणाम आएंगे तो यह बात सामने आ सकती है, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने इस आभा मंडल को नष्ट नहीं होने देना चाहते। ये जो अधिनायकवादी आभा मंडल जो उन्होंने तैयार किया है, झूठ और नफरत के आधार पर जिसको उन्होंने हमारे जेहन में उतार दिया है, उससे निकलने का एक ही तरीका है, नरेंद्र मोदी और उसके जितने भी अनुयायी खड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ जम के वोट किया जाए। फिलहाल में आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।